हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर आपका 14, 15, 16 हमने ख़त्म किए थे। आपके बीच के चैप्टर 12 और 13 बच जाते थे, जो मैंने आपको बताया था बाद में करेंगे। तो आज हम चैप्टर 12 शुरू करेंंगे। 12 चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि कृपया बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी तरह से इस तरह के वीडियो और मिलते रहें। और आप अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह के ऑनलाइन वीडियोस और से अधिक प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए हम बिना देरी से अब शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 विद्युत, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम देखेंगे होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आती है आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या घर्षणीय विद्युत। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं हम घर्षणीय इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो घर्षण या फ्रिक्शन से उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं हम घर्षणीय इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आवेश और नेगेटिव आवेश। जब अभी विद्युत जाती है तो आपके घर में आपने देखी होगी बिजली की तारें होती है, तो विद्युत तारें होती है, उनमें भी दो तारें होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ, कई बार तीसरी होती है वो न्यूट्रल होती है। तो विद्युत आवेश भी आपकी दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। जब आप कांच की छड़ को धागे से रगड़ते हैं तो जो आवेश मिलता है उसको हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश, एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो इस प्रकार के आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। यानी दो आवेश होते हैं, एक ऋण होता है, एक पॉजिटिव होता है या धन। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। मेन बात यह है, जब किसी चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसको हम धन आवेश करेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो तरह के आवेश होते हैं। उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युता विद्युत स्थैतिकता का आधारभूत नियम क्या। तो इसके नियम देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये इसका विद्युत स्थैतिकता का आधारभूत नियम है। असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये इसका आवेश आधारभूत आवेश है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं। जब विद्युत आवेश विराम की अवस्था में होता है तो हम बोलते हैं स्थैतिक विद्युत। और धारा विद्युत क्या होता है, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब विद्युत आवेश गति करता है तो हम इसे बोलते हैं धारा विद्युत कहते हैं। यानी जब यह फ्लो कर रहा होता है तो धारा विद्युत होता है, और जब यह विराम की अवस्था में होता है उसको हम स्थिर आवेश या स्थैतिक आवेश कहते हैं। उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा एवं आवेश क्या होता है बच्चों। जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के भाव को विद्युत धारा कहते हैं। इसके अलावा जब विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से विद्युत आवेशों की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब विद्युत धारा किसी चालक या तार से होकर बहती है। विद्युत धारा का एक सदिश राशि जिसको एक मात्रक के द्वारा मापा जाता है, तो यह भी एक सदिश राशि है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनों का भाव या फ्लोइंग और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। याद रखना, अपने बैटरी के ऋण आवेश पर ऋण आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और धन टर्मिनल पर धन आवेश द्वारा आकर्षित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वह ऋण टर्मिनल से हमेशा धन टर्मिनल की ओर ही बहते हैं। कभी धन से ऋण की ओर नहीं आते, अपितु ऋण से धन की ओर ही यह बहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तब एक रासायनिक प्रतिक्रिया से बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं।
तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाहित विन्यास बनता है वो हम इस पर दिखाएंगे आपको। देखिए ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ बहते हैं, राइट। और ये प्रक्रिया चली रहती है, एक विद्युत परिपथ बन रहता है। तो एक परिपथ तथा बैटरी में इलेक्ट्रॉन का भाव दिखा रहा है यहाँ। उसके बाद आता है बच्चों चालक या कंडक्टर क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा के आवेश को होकर गुजरने देते हैं आसानी से, उनको बोलते हैं हम चालक या कंडक्टर। उदाहरण के लिए तांबा, सिल्वर, एल्यूमिनियम आदि। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो सके उनको हम कंडक्टर कहते हैं। अच्छे चालक धारा के प्रभाव का कम प्रतिरोध करते हैं और कुचालकों का धारा के प्रभाव की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। कुचालक, इंसुलेटर, दूसरे आते हैं कुचालक या इंसुलेटर। अब आते हैं बच्चों कुचालक यानी इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इंसुलेटर वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ होते हैं कुचालक। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच आदि। ठीक है बच्चों। अब आती है कंडक्टिविटी या चालकता। तो चालकता किसी चालक का वह गुण है जिसमें वह अपने अंदर में से विद्युत आवेश को प्रभावित होने देती है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी चालकता किसी चालक का वह गुण है जिसके अंदर से, उसके कारण से वह विद्युत धारा को अपने में से जाने देती है। ठीक है बच्चों, अब ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है सुपर कनेक्टिविटी यानी अति चालकता। ये भी बहुत जरूरी है समझने का। अब सुपर कनेक्टिविटी, अति चालकता क्या होता है बच्चों। अति चालकता किसी चालक में होने वाले वह परिघटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य प्रतिरोध करती है। तो सुपर कनेक्टिविटी क्या हुई, किसी चालक में होने वाली वह परिघटना जिसके कारण वह बहुत कम ताप पर भी बिल्कुल शून्य प्रतिरोध करती है, उसको हम अति चालकता या सुपर कनेक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद बच्चों कूलम का नियम आता है, कूलम्स लॉ, बहुत जरूरी है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच में आवेशों पर लगने वाले बल जो प्रतिकर्षण या आकर्षण हो सकता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो आवेशों का गुणनफल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। Q1 या Q2 यानी Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है जिसे R बोलते हैं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि अगर R बढ़ेगी तो वो घटेगा, और अनुक्रमानुपाती होता है कि अगर आपका वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जिसके अनुक्रमानुपाती दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। तो कूलम्स का नियम क्या होता है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। इसकी गणित देखिए, तो ये हो गया आपका फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q1, यानी अगर फोर्स बढ़ेगा तो Q1 और Q2 का भी बढ़ेगा, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी F बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, दूरी बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला फिर निकलता है हमारा ये F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पे K क्या है, K एक स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। K का निर्वात आवेश 9 × 10⁹ नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये होगा आपका इसका निर्वात में आवेश। उसके बाद आता है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को हम बोलते हैं परिपथ, विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत खुले या बंद परिपथ को बोलते हैं हम विद्युत परिपथ। अब विद्युत प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको सिंपल से नोट्स बता रहा हूँ आपको। ये नोट्स जो है बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। साथ में आप बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं। देखिए विद्युत का प्रभाव क्या होता है बच्चों, आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं
और विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रभाव माना गया है तथा धन आवेश के प्रभाव की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार बच्चों क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को ऋण आवेश है के प्रभाव की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है उसके प्रभाव के दिशा के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा के प्रभाव को माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता हो, तब उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, यानी आवेश गुणा समय, ये होगा आपका उसका विद्युत धारा। अब विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है आपका कूलम, इसको लिखते हैं हम C से। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, जिसको लिखते हैं हम C से, और जो कि जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉनों के समान है, आवेश के तुल्य होता है। अब आता है बच्चों कूलम क्या होता है। देखिए कूलम विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम, जिसको बोलते हैं C, और लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन बोलो मैं, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ये होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है तो उसमें होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश। उसके बाद आता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम था, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। तो विद्युत आवेशों को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इनको एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बहुत आसान है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवेश है, यानी चार्ज है। तो विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों एम्पियर। एम्पियर क्या होता है देख लेते हैं। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। जब एक कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जब एक कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तब हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर धारा हुई। तो 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, राइट। उसके बाद धारा की छोटी मात्रा को मिली एम्पियर कहते हैं, उसमें मिली एम्पियर में मापा जाता है, इसको MA लिखा जाता है। तो 1 MA इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर या मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ये आपने याद रखना है। 1 मिली एम्पियर क्या होगा 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। अब विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, यानी ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है। और एमीटर क्या होता है, अभी आता है एमीटर। तो परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन ऑब्जर्व द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जिस यंत्र के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब एमीटर जो है सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणीबद्ध में संयोजित किया जाता है। हमेशा इसको श्रेणीबद्ध यानी एक सीरीज में यानी पैरेलल रूप में हमको संयोजित करते हैं। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा है उसका पता चलता है। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशनल करंट या परंपरागत धारा। तो परंपरागत रूप से धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना गया है। परंपरागत धारा या कन्वेंशनल करंट की दिशा प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा का विपरीत होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विद्युत स्थैतिक विभव। ये भी जरूरी है समझना। ये होता क्या है, देखिए विद्युत स्थैतिक विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक कूलम के इकाई धन आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत स्थैतिक विभव क्या होता है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक कूलाम की इकाई का धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव। इसका ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, ऐसा ही मात्रक इसका वोल्ट। उसके बाद आता है बच्चों विभवांतर। विभवांतर क्या होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब किसी विद्युत परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच वैद्युत दाब में अंतर हो। अब वैद्युत दाब में इस अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विभवांतर की वो बैटरी एक या एक से अधिक सेलों को जोड़कर अथवा डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर हुआ। किसी भी सेल के भीतर होने वाली केमिकल जो अभिक्रिया होती है सेल के टर्मिनलों के बीच, यानी जो दो टर्मिनल होते हैं आपके सेल के, उसके बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, एक्टिव डिफरेंस होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ऐसे उस समय भी होता है जब सेल को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जरूरी नहीं है जब विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रही है, जब सेल के अंदर कोई विद्युत धारा भी नहीं जा रही हो तब भी यह विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब सेल किसी चालक परिपथ के अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए ही सेल अपनी जो स्टोरेज केमिकल एनर्जी होती है उसको खर्च कर देता है, उसके अंदर जो स्टोरेज केमिकल एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करता है। ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को हम उस कार्य द्वारा प्रभावित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ये होता है दोनों के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, बिंदु के बीच में विभवांतर यानी V इक्वल टू किया गया कार्य W बटा टोटल आवेश Q अथवा V इक्वल टू W बटा Q, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, विद्युत विभवांतर का जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है मात्रक है वो वोल्ट है, मैंने पहले बताया। इसकी इटली की भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। एक अलेसांद्रो जो हमारी इटली की विज्ञानी थी उसके नाम पे इसको रखा गया है वोल्ट, उसने इसकी खोज की थी। उसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, एमीटर पढ़ लिया हमने, अब है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं या उत्पन्न विभवांतर को मापते हैं दो चालकों के सिरों के बीच। वोल्ट मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर। देखिए 1 वोल्ट विभवांतर यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम का आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसका मैथमेटिकल रूप देख लेते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी 1 वोल्ट 1 जूल बटा 1 कूलाम यानी 1 जूल बटा 1 कूलाम। ये इसका आपका मैथमेटिकल रूप हो गया। अब इसके बाद है वोल्ट मीटर का संयोजन यानी कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। किस प्रकार वोल्ट मीटर को जोड़ोगे, तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम पीछे वाले क्रम में या समांतर क्रम में या पैरेलल रूप में जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। जिन बिंदुओं के बीच हमने विभवांतर को कैलकुलेट करना है उनके बीच ही इसको जोड़ा जाता है। जैसे सर्किट में दिखाया गया है, ये आपका बैटरी है, ठीक है बच्चों, और ये आपका रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है। अब यहाँ और यहाँ के बीच में हमने मान लीजिए रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में हमने विभवांतर नोट करना, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे और इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हम नोट कर सकते हैं। तो ऊपर दी गई आकृति, जो आकृति मैंने बताई, एक विद्युत परिपथ है जिसमें प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस 2R2 के दोनों सिरों के बीच का जो उत्पन्न विभवांतर है उसको मापना है। तो इसके दोनों सिरों के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, पीछे वाले हिस्से में पार्श्वक्रम में, या समांतर भी लगा सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके जो उत्पन्न विभवांतर है उसको माप सकते हैं। उसके बाद आता है सेल या बैटरी। यह सेल क्या होता है बेटो, यह एक ऐसी युक्ति है किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। सेल या बैटरी ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेंटेन करने में सहायता करती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। जिससे क्या होता है,
आवेशों की गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये आपकी सेल होगी। देखिए ये आपका छोटे वाला ऐसे बनाया जाता है इसको, सेल को, एक तरफ से बड़ा होता है एक तरफ छोटा। तो छोटे वाला होता है वो होता है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ये सेल लिखा जाता है इस तरह से। बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों को जब हम संयोजित करते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसमें हमने 3 सेलों को जोड़ा हुआ है, इसको हम बैटरी के चिन्ह बनाए थे। ये बैटरी के सांकेतिक चिन्ह हुए। तो इस प्रकार यह बैटरी हुई। अब विद्युत प्रलंबावन बल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, यह बैटरी द्वारा लगाया गया बल होता है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। जो बैटरी या सेल बल लगाता है उसको बोलते हैं EMF। उसके बाद आ रहा है बच्चों ओम्स लॉ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझा है। इसको पढ़ लेते हैं हम। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम्स का नियम कहते हैं। तो ओम्स का नियम क्या बोलता है, किसी भी धातु की तार में जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह उस तार के दोनों सिरों के जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी साथ बढ़ती है। अगर तार का जो विभवांतर बढ़ेगा तो उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी बढ़ेगी। इसी को ओम्स नियम्स कहते हैं। पर इसका एक कंडीशन है कि तार का ताप जो है समान होना चाहिए। तो इसका मतलब V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V = RI। R क्या है यहाँ पे, R यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शन है। देखिए तो इस प्रकार ये जो चित्र हमने दिखाया फ्लो चार्ट, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये धारा है, ये ऊपर को विभवांतर V है। तो ये जो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसलिए लाभ सीधी रेखा में लाइन आएगा। यानी आपका अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो इससे ग्राफ से हमें पता चलता है कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है, और विभवांतर घटने से विद्युत धारा भी घट जाती है। अर्थात इसमें अनुक्रमानुपाती का संबंध है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब साथ साथ दोनों बढ़ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। और एक व्युत्क्रमानुपाती होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घटेगा। तो ये था आपका ओम्स का लॉ। उसके बाद आता है बच्चों रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी प्रतिरोधक की जिसके द्वारा वो उसके अंदर से जितना विद्युत धारा जा रही है उसको रोकता है। तो चालक के इसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम्स नियम के उपयोग करते हैं तो प्रतिरोध = विभवांतर बटा धारा। यानी आपको मैंने बताया था V = I, यानी V = RI। तो R क्या होगा, V बटा I। तो ओम्स नियम के अनुसार R = V बटा I। तो ऐसा ही मात्रक है इसका ओम्स, किसका, रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का। इसको लिखा जाता है ऐसे मात्रक से ओम्स को, और R जो एक स्थिरांक है। उसके बाद ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो तथा उसमें से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। ठीक है। अब 1 ओम = 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि द करंट थ्रू विच अ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो करंट बह रहा होता है प्रतिरोधक में वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी प्रतिरोधकता के मुकाबले। ठीक है। और इसका मतलब इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड, यानी अगर रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता तो बढ़ा दिया जाए तो करंट आधा हो जाता है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सारे केसों में क्या होता है, यह बढ़ाना और घटाना आवश्यक हो जाता है किसी भी विद्युत परिपथ में, किसको, रेजिस्टेंस को। उसके बाद आता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा जो आप बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए, यानी जो आपका वोल्टेज का स्रोत है, बिजली का स्रोत है, उसको चेंज किए हुए क्या करते हैं, करंट यानी विद्युत धारा को बिल्कुल रेगुलेट करते हैं,
उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक बच्चों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस पे यहीं रोक देते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और अच्छी तरह से आपने उनको नोट किया होगा। अगर आप फिर भी नोट करने से रह गए हो, भी मेन पॉइंट्स जो आपको नोट करना, बीच में थोड़ा वीडियो फास्ट होने की वजह से नहीं कर पाए हो, तो बीच में वीडियो को पॉज करें, आराम से देखें और नोट करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बच्चों भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।